सर काफी कंफ्यूजन है। मैम हेलो होस्ट जो होस्ट इज ऑल द पावर ऑफ ऑनलाइन मीटिंग। ओके, तो पार्थी होस्ट है। हाँ, एक्चुअली पार्थी को होस्ट बनाना है मैंने। गुड लक पार्थी। थैंक यू एंड मैम। गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पार्थी जिसको चाहे उसको म्यूट कर सकती है। यस मैम, एक्चुअली इम्पोर्टेंट ओके, तो वो मैम थोड़ा स्पीकिंग सन होता है तो उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो यस मैम, मैम आई थिंक मैम स्टार्ट करते हैं। जूम की होस्ट संगीता मैम है, सेशन की होस्ट मैं हूँ। गुड लक। बस मेरा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ मैम बिल्कुल। सेशन के बाद मैं क्वेश्चंस के लिए आपको ऑन करूंगी। मैम हर बार पूछती हूँ शिखा मैम डू यू हैव क्वेश्चन, पर आप रिप्लाई नहीं करते। यस्टरडे मतलब जब लास्ट मीट हुई थी उसमें भी मैंने यस क्वेश्चन बोला था, लेकिन मेरा क्वेश्चन का टाइम नहीं आया था। मैंने आपको अनम्यूट कर रही थी बट आप अपनी तरफ से प्रेस नहीं कर रही थी। ना मैं कर पा रही थी और ना आपसे हो पा रहा था। जो भी होस्ट था, मतलब जो भी होस्ट था उससे नहीं हो पा रहा था। ओके ध्यान रखेंगे मैम। मेरी बोलती पूरे सेशन में मेरी बोलती बंद रहती है। स्टार्ट करते हैं सेशन, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं प्रार्थी। अब मैं म्यूट कर देती हूँ अपने आप को भी। ठीक है। Okay ma'am. So good evening everyone. I'm Prarthi and I along with all BJSF members welcomes you to this live talk session. It's nice to see all of us clubbing again, and this shows your love and sincerity towards it since we come up with some very relevant topics for discussions. So like always I will first introduce Bindas Jio Social Foundation. बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो जरूरतमंदों की मदद कर उन्हें खुशहाली देता है। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी और इसके संस्थापक है आदरणीय श्री राजीव वर्मा। So mainly BJSF works in 3 sectors, that is health, education and environment. Until now it has conducted many noble causes, be it blood donation camps, plantation schemes, charities, health checkup camps and much more. So this was all about BJSF और BJSF की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। So okay, तो आज 21 जून है और ये हम सभी जानते हैं आज ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ा। इसके साथ ही आज इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और साथ ही में फादर्स डे और उसके साथ ही एक दुनिया का वर्ष का सबसे लंबा दिन और नो शैडो डे आज ही है। तो एक साथ इतने इवेंट्स का एक साथ होना ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है। योगा एंथुसियास्ट ने आज अपने दिन की शुरुआत योगा से की होगी, म्यूजिक लवर्स ने गा के की होगी एंड ऑफ कोर्स सारी फैमिलीज के जो हीरो हमारे जो फादर्स है who provide a strong base to our families and they leave no stones unturned to make us happy. तो आज हम सब ने शायद बहुत ही precious moments बनाए होंगे। So yes, 21st June 2020 is no less than a festival. So now it's time to welcome our keynote speaker. It's my privilege to welcome Dr. Ram Siddharth, PCS, BSc Balrampur. He was a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Faizabad, did PhD from Lucknow University. He qualified NET, JRF, UPPSC exam and worked as Assistant Director in Education Headquarters and Principal GIC Lucknow. Assistant Director Midday Meal. He previously worked as BSc Hamirpur and Basti. Sir, I will say that it's an ambitious attempt to break the record of the number of qualifications. तो सर बहुत स्वागत है आज आपका इस सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफी फायदेमंद रहेगा हम सबके लिए। तो हर सेशन की शुरुआत हम अपने गेस्ट की करियर जर्नी जान के करते हैं। सो सर प्लीज फर्स्टली शेयर विद अस अबाउट योर जर्नी सो फार।
सभी बिंदास जियो के से जुड़े हुए लोगों को मेरा सादर नमस्कार और सलाम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। दोस्तों, बिंदास जियो सोशल फाउंड से मैं डे 1 से जुड़ा हुआ हूं और इसके पूर्व की सारी कहानियां मुझे पता है कि बिंदास जियो कैसे अस्तित्व में आया और मैं आज सर आप म्यूट हो चुके हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में रहा भी हूँ और रहता भी हूँ और थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है क्योंकि फोन आते रहते हैं जब हम लोग मोबाइल पे होते हैं तो थोड़ा सा रहेगा क्योंकि इवनिंग होते ही सारे लोगों के सारे आ जाती हैं। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से जुड़कर अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सारे बिंदास जियो के लोगों को, जो लोग मुझसे नए हैं, जिनसे मैं जुड़ चुका हूँ, सारे लोगों से जुड़कर, क्योंकि आज की इस हेक्टिक लाइफ में, चूंकि कोरोना 19 के बाद मेरा शेड्यूल काफी बिगड़ा हुआ था। ये काफी दिनों बाद मुझे इस सेशन में जुड़ने का मौका मिला है और एज स्पीकर जो आज मुझे ये प्रिविलेज दी गई है, आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रार्थी, थैंकफुल टू संगीता मैम और ऑल होल एंटायर फैमिली ऑफ द बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन। बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन निश्चित तौर पर पूरे इंडिया को क्या, पूरे दुनिया में एकदम बिल्कुल फैल रही है और अपनी बातों से लोगों के दिलों में अपनी घर बनाती जा रही है। आप लोग मेरी जर्नी के बारे में जान रहे हैं और बहुत सारे दिए हैं, क्योंकि आज बहुत सारे दिन है। कोई संगीत का दिन है और वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड भी बताया प्रार्थी ने कई सारे दिन है, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है कि फादर्स डे। फादर्स डे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ और मेरे फादर भी हैं। तो मैं फिर शुरुआत करना चाहता हूँ चंद लाइनों से और चूंकि फादर को नमन, सभी के फादर को नमन, मेरी ओर से सभी शुभकामनाएं पूरे दुनिया के पिताओं को और मुझे भी इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जितने लोग पिता हैं सभी को शुभकामनाएं। तो मैं चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। धरती सा धीरज दिया और आसमान सी ऊंचाई है, धरती सा धीरज दिया और आसमान सी ऊंचाई है, जिंदगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। हर दुख बच्चों का खुद पे वो सह लेते हैं, उस खुदा को जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं, उस जीवित खुदा को प्रतिमा कहते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी को शुभकामनाएं। तो एक नई बात है कि आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे दिन है, सब लोगों ने नए तरीके से कुछ सेलिब्रेट किया होगा। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि चूंकि कोविड-19 जो है आज एक नए प्रारूप में आपके सामने आ रहा है और इसकी जो रफ्तार है, हम लोगों ने बड़ी परिकल्पना की थी कि हमारी जलवायु के अनुसार, हमारे देश के अनुसार इसका प्रसारण काफी कम हो जाएगा, कुछ दिनों बाद गर्मी आएगी, लेकिन सारे कह सकते हैं प्रतिमान, कह सकते हैं टूटते चले गए और आज हम दुनिया के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बढ़ रहे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि नए लगातार इजाफा हो रहा है रोगियों की संख्या में, लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारी जो ठीक होने की जो प्रतिशत है, रोगियों के रिकवर करने की जो प्रतिशत है, वो भी काफी हद तक काफी बढ़ गया है। तो आज की इस सेशन में महत्वपूर्ण ये है कि इसके बचाव, इसके सिम्पटम और प्रिवेंशन के क्या क्या टेक्निक्स हैं। क्योंकि मैं बहुत क्लोज से देखा हूँ जनपद बलरामपुर में, मैं वहाँ पे काम किया जहाँ पर एक भी केस नहीं था उस दौरान तक। एक केस आया मिड अप्रैल में आया, मार्च अप्रैल के बाद मई के लास्ट में, मई के मिड में पहला केस आया, लेकिन वहां पर भी 60-65 के केस हुए, लेकिन उसमें सारे के सारे केस जो है निगेटिव होते गए पॉजिटिव के बाद। तो एक आया, मुझे 3-4 कह सकते हैं फोरम पे इस पे काम करने का मौका मिला। एक तो कोविड-19 कंट्रोल के लिए जो कंट्रोल रूम था उसमें पूरे जनपद की, कह सकते हैं पूरे इंडिया से उसमें फोन आते थे कि कोई कहीं फंसा है, कोई स्टूडेंट है, कोई कामगार है, कोई श्रमिक है। तो एक उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला कि ऐसे समय पर जब एक ऐसी महामारी थी जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इसका कोई कह सकते हैं सटीक कह सकते हैं इलाज नहीं था और सारे लोग परेशान थे। तो हमें लोगों के साथ जुड़ने का जो मौका मिला, ये कह सकते हैं विलक्षण दिन है, विलक्षण समय था कि जब लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं, जब कोई सहारा नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता है, तब आप लोगों की किसी प्रकार की मदद कर पाते हैं। तो कोविड-19 एक ऐसी ही बला थी जो वुहान, चीन से निकल करके पूरी दुनिया में आज फैल गई है। 203 देशों में, 199 देशों में ये फैल चुकी थी और अभी कुछ देशों ने जो है इससे अपने आप को मुक्त कर लिया है
जिसमें न्यूजीलैंड को हम कोरोना फ्री के नाम से जानते हैं। कुछ और 4 देश हैं जो जिन लोगों ने अपने लॉकडाउन पोजीशन के से इससे उबर चुके हैं। तो ऐसे में 2-3 बातें मैं कहता हूँ कि सिम्पटम आने के बाद इस समय जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, मौसम बदल रहा है। मौसम जब बदलता है तो हमारी बॉडी अडॉप्ट होती है, और बॉडी जब अडॉप्ट होती है तो बॉडी में सिम्पटम क्या आते हैं। बॉडी एक फीवर होता है या बॉडी पेन होता है, जो कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं होता, लेकिन वो बॉडी को एडजस्ट करने के लिए सिम्पटम होता है कि क्या चीज आ रहा है। और इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमको बुखार है उसकी सफल मॉनिटरिंग करके उसका कह सकते हैं जांच जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जान नहीं पाते हैं, कि हम सोचते हैं एक रूटीन बुखार है और ऐसे ही आया है और हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, और तब तक ये बढ़ जाता है। जो आज के हमारे एक रिलेटिव के केस में सेम यही हुआ कि उनको लगा कि ये कह सकते हैं माइनर फीवर है, और वो ऐसे ही दवा लेते रहे, और वो जब बढ़ गया तो परसों उनका जब जांच हुई तो पॉजिटिव निकले, और कल वो भर्ती हुए मेडिकल कॉलेज में, आज सुबह वो जो है नहीं रहे। तो मैं चाहता हूं कि आपके घरों में, आपके आसपास किसी के साथ इस तरह ना हो, तो इसको सचेत रहने की जरूरत है, इसको आपको बताने की जरूरत है। क्योंकि इसमें जो बुखार आएगा, बरसात भी हो रही है और फिर धूप हो जा रही है, तो मौसम का जो फ्लक्चुएशन है वो बॉडी एडॉप्ट जब करती है, तो हो सकता है उसी में कोई सिम्टम कोरोना के हों और हम उसको सिम्टम कोई और जान रहे हों। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है अपने घरों में। और बुजुर्ग, और चूंकि 2 चीजें, 2 लोग बहुत ध्यान दें। एक तो जो बुजुर्ग पर्सन है हमारे, दादा नानी, नानी नानी नाना, दादा दादी के जो उम्र के लोग हैं, उनको विशेष ध्यान जरूर। और उसके बाद जो कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी या कह सकते हैं लंबी बीमारी से ग्रसित है, जैसे कैंसर रोगी हों, डायबिटीज के रोगी हों, हृदय रोगी हों, इस तरह के जो रोगियों हैं, उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर हुआ आपका। आप लोग देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर के पूरी कह सकते यूपी और दिल्ली, महाराष्ट्र, कुछ कंट्री मतलब प्रदेश जगह ऐसे हैं जहां पर इसका फैलाव इतना तीव्र हो रहा है, एक-एक दिन में 2-2 हजार, 1-1 हजार लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमें लगता है कि अगर हमारी सरकार, हमारी अस्पतालों में इसकी जांच की व्यवस्था होती, तो ये संख्या और भी ज्यादा होती। क्योंकि जो बाद में सिम्पटम आए हैं, उस सिम्पटम्स में था कि सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक थे। जो रैंडम चेकिंग होती है, अगर 100 लोग हैं, हम उनमें से रैंडमली चेक कर लेते हैं कि 10 लोगों का हमें करना है, और 10 लोगों में से जितने लोगों का जांच पॉजिटिव आई, उसमें किसी प्रकार का कोई सिम्पटम नहीं था। और आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके विवाद रहा कि ये मैन मेड है और इसको बनाया गया है कहीं के लैब में, एक जैविक हथियार के रूप में इसको प्रयोग किया जाना था। तो कहीं हद तक हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते, लेकिन विचार कर सकते हैं। क्योंकि इस वायरस ने जिस भी देश में गया, उस देश के मतलब आरएनए और डीएनए के अनुसार, कि मौसम के अनुसार ये ढालता गया। तो इसका मतलब हुआ कि या तो उसमें सारे एटमॉस्फेयर के कह सकते हैं सिम्पटम्स ऑलरेडी इसमें हैं, या इसमें इंजेक्टेड है या इंड्यूस्ड है। यही बात एक शंका पैदा करती है कि इंडिया के तपती गर्मी वाले माहौल में भी ये वायरस जिंदा है, जीवित प्राणियों पर हमला कर रहा है, और जहां पर भयंकर कह सकते हैं ठंड है, वहां पर भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो असामान्य मौसम वहां पर भी, तो इसका मतलब इसमें जो इसके जो संरचना में आरएनए डीएनए है, उसने अपने आप को हर मौसम के अनुसार एडेप्टेबिलिटी हासिल कर ली है, जैसा कि हमारी बॉडी करती है। गर्मी होती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और ठंड रखने के लिए कोशिश करता है, और उसी तरीके से ठंडियों में हमारी बॉडी करके बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करती है। तो सेम एक्टिविटी जो है ये वायरस भी दिखा रहा है, जो अभी के लेटेस्ट कह सकते हैं रिपोर्ट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं हमें शंका पैदा करता है, किससे बनाया गया हो, किसी लैब में या होता है। कई प्रकार की खबरें हमने पढ़ी हैं, लेकिन हम इस पर पूर्णतः विश्वास तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी इसके बारे में पूर्णतः घोषित नहीं कर सकती है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका से लेकर के सारे महत्वपूर्ण देश जो सुरक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 थे, वहां पर भी लोग, आप दुनिया की जर्मनी और इटली स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में टॉप के नंबर 5 देशों में शुमार है। तो वहां पर भी लोगों ने इसका बहुत बेहतरीन तरीके से वो नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। वहां पर भी कह सकते हैं एक अफरा तफरी का माहौल रहा, लोग काफी संख्या में लोग हताहत हुए, और लोगों को एहतियातन
तैयारी करके कुछ इलाज के द्वारा उनको कंट्रोल करना पड़ा। तो एक ही बात, इस दौरान जो था एक बड़ी समस्या आई कि देश में जो फैलने का महत्वपूर्ण कारण था कि लॉकडाउन जो शुरू किया गया, कुछ वजहों से हमारे देश में जब पहला रोगी हमारे केरल में मिला, उसके बाद से सरकार को सचेत होकर के इस पर लॉकडाउन के बारे में विचार करना चाहिए था। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, सरकार अध्ययन करती है, सरकार अपने हिसाब से कार्य करती है। तो लॉकडाउन की जो पोजीशन थी, हम लोगों ने थोड़ा-सा विलंब किया और उसकी वजह से ये थोड़ा-सा रहा। और बाहर से आने वाले लोगों की जो संख्या रही, हम लोगों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और बाहर के लोगों ने, चूंकि कोरोना नो डाउट ये हवाई जहाज यात्रा से करके आया है, इसका और कोई रूट नहीं था आने का। ये हवाई यात्रा से ही द्वारा, चूंकि पहला जो केस आया था केरला में, वो वुहान से ही चलकर आया था और वो मेडिकल स्टूडेंट था जो वहाँ के अस्पतालों से होकर आया था। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि वो था। तो निश्चित तौर पर सरकार की तमाम कह सकते हैं दिक्कतें होती हैं, सरकार को तमाम निर्णय लेने होते हैं, ये सब सारी बातें उसमें शामिल हैं। लेकिन उसके बाद हम देखा कि जो आज के दौर में जो फैलाव ग्रामीण स्तर तक हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण था बम्बई और लुधियाना और गुजरात, राजस्थान से लोगों के जो पलायन था मजदूरों का। मजदूर अगर लॉकडाउन के 1 हफ्ते के अंदर चले आए होते ट्रेन द्वारा, तो हमें लगता है कि उसके फैलाव पर हम लोग काफी कुछ कह सकते हैं रोक लगा सकते थे। लेकिन मजदूरों के जो बाद में आई है, हमने अपने जनपद बलरामपुर में रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगी थी, जिसमें हमारे पास हमारे सामने 21 ट्रेनें आई और 21 ट्रेनों से 22,000 श्रमिक व अन्य यात्री आए, जिनका लेखा जोखा मेरे पास है, जिनके नाम, पता, उनका कितना टेम्परेचर था, उनकी उम्र क्या है, लिंग क्या है, वो सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद कराने का काम किया गया। और ये काम आपसे इतना दूर था, एक ट्रेन आनी होती 8 बजे और बताता है कि अभी 2 घंटे बाद आएगी, लेकिन 2 घंटे तक हम स्टेशन में रुकते तो वो बताते कि अभी 4 घंटे बाद आएगी। पता लगा हम डिनर करके जाते और कहते कि रात में लौट आएंगे, लेकिन फिर अगले दिन लंच के टाइम पे लौट पाते थे। तो एक तरीके से तो उस समय हम लोग को इसको क्या कहते हैं कि रोकने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। आप समझे, मैंने फोटो भी डाली थी एफबी पे और सबको शेयर किया था कि पीपी किट में रहना होता था। पीपी किट का जो प्रोटोकॉल है उसमें कि 8 घंटे पश्चात आप ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ सो सकते हैं, ना टॉयलेट जा सकते हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल बड़ा दुर्लभ था, लेकिन हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसमें तमाम उल्लंघन किए, क्योंकि उसी दौरान चाय मिल जाती थी, क्योंकि इतना प्रोन नहीं था वो जनपद बलरामपुर वहाँ के स्टेशन पे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, मुझे ये अनाउंस करना है कि हमारी मीटिंग कुछ ही मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वापस से रिजॉइन हो जाएं। सो यू मे कंटिन्यू। अच्छा, जो हाँ, बस 5 मिनट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी चीजों को लेकर के, बहुत ज्यादा नहीं लंबा है। अगर डिस्कनेक्ट होता तो रिजॉइन हो जाएं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है। हाँ सर, आप कंटिन्यू रखिए, मतलब ओवर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू, बस सब लोग रिजॉइन करें। हाँ, तो फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसमें करने के बाद एक बहुत बड़ा समय गुजरा। तो उस दौरान पहले तो जब ड्यूटी लगी तो लगता था कि ये क्या काम मिल गया है, ये रविश है, और बट जब वहां पर करने का मौका मिला तो मैं शेयर करता हूँ कि मैं दुनिया का वो नोबल कार्य में कर रहा था कि जो सरकारी कार्य से इतना था कि हम 8 घंटे